स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों जो है एक साथ पढ़ रहे हैं अल्टरनेट करके। एक वीडियो हम हिस्ट्री का डालते हैं तो एक ज्योग्राफी का, फिर एक हिस्ट्री का, फिर एक ज्योग्राफी का। तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक ज्योग्राफी पढ़ा है एनसीईआरटी का, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आपको एक बात हम बार बार समझाएंगे कि ये जो एनसीईआरटी है, यह एनसीईआरटी का जितना भी जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस अपने आप में तथ्यों से भरा हुआ है, कंटेंट से भरा हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी खुद में एक नोट्स है, चाहे वह किसी भी विषय का एनसीईआरटी हो, वह अपने आप में एक नोट्स ही है। इसलिए इसको आप ये नहीं समझिएगा कि एक अलग ढंग का हम कोई नोट्स ले ले। और बहुत सारे आपको यूट्यूबर है या बहुत सारे संस्थान में क्या होता है कि इसी में से एक नोट्स बना करके आपको पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब आप उसको नोट्स बनाएंगे, जब उसको शॉर्ट करेंगे, तो आपको प्रत्येक सेंटेंस में जो आपको कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जो तथ्य छिपे हुए हैं, वो छूट जाता है। और चूँकि आपका ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं, इसलिए आपका रेगुलर स्टडी है, इसलिए आप पूरे एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। तो इसलिए हर सेंटेंस को, जो जितने भी कंटेंट्स है, उस कंटेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको ये भूगोल का, ज्योग्राफी का आपको एक जो कॉन्सेप्ट है यह आपके दिमाग में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करने के पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे ही आप जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हमारे वीडियो जाते हैं, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहला काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम चूँकि कंटिन्यू में एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम इसको पढ़ाते हैं, तो प्रत्येक लेक्चर आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए हम आप लोगों से कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं। हम लोग इसमें भूगोल एक विषय के रूप में इस फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक आज हम लोगों को शायद ये सब पढ़ लिए हैं, शायद हमें भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ना है। इसको ये जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र को भी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये जो हेडिंग है हमारा, ये आप जो देख रहे हैं भूगोल की शाखाएं, यहाँ से हमें ये क्लास 11th का जो हमारा एनसीईआरटी है उसे आगे बढ़ाना है। तो हम ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत में देखा कि इस चैप्टर का नाम था कि भूगोल एक विषय के रूप में। तो एक विषय के रूप में का अर्थ हुआ कि क्लास 11th में आप आए हैं, इसके पहले आपने इस ज्योग्राफी को जो पढ़ा है वह सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। सोशल साइंस के अंतर्गत आपने इसको पढ़ा है, बिल्कुल अलग हट के आपने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है। लेकिन क्लास 11th से ये ज्योग्राफी आपका एक वैकल्पिक विषय हो जाता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मीन्स हो गया कि अब ये आपके लिए कंपलसरी भी है, और आप इस विषय से आप आगे ग्रेजुएशन हो या पीजी वगैरह है या और आगे की जो भी डिग्री है आप ये ले सकते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी को बिल्कुल हम सोशल साइंस के अंदर नहीं पढ़ के हम इसको बिल्कुल अलग एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है भूगोल एक विषय के रूप में। तो अब ये भूगोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि भूगोल में आपको मानव विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद भू विज्ञान जो हमारे पर्यावरण से संबंधित विज्ञान है, इन्वायरमेंट साइंस, यानी ढेर सारा जो भाग है इस भूगोल के अंदर उसको समावेशित किया गया है, उसको इसके अंदर शामिल किया गया भूगोल के अंदर।
तो अब इसी कारण से इसकी कई शाखाएं बन गई है, इसकी कई ब्रांचेज बन गई है। तो इसलिए हम उन शाखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भूगोल की शाखाओं के बारे में एनसीईआरटी का क्या कहना है, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। अपने चित्र 1.1 में जो रेखा चित्र था उसको कहता है कि पुनः आप अपने याद के लिए क्या कीजिए कि उसका अध्ययन कीजिए। तो अगर हमको याद के ख्याल से अगर चित्र 1.1 का अध्ययन करना होगा तो जो हमारा जो रेखा चित्र था यही था ना, ये हमारा जो रेखा चित्र था यही था चित्र 1.1। तो इसमें आपने देखा था ये वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, जनांकिकी, अर्थशास्त्र, आर्थिक सांख्यिकी, गणित एवं खगोलिकी, भूविज्ञान, उसके बाद आपका मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये मिट्टी से संबंधित होता है। तो इतना सारा जो आप देख रहे हैं, चाहे आपका इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र विज्ञान हो, मृदा विज्ञान हो, जल विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, कितना सारा जो आप साइंस जो आप देख रहे हैं या सोशल साइंस का जो पार्ट्स देख रहे हैं, अर्थशास्त्र वगैरह, इन सभी को इसके अंदर समाहित किया गया है ज्योग्राफी को। और ये इन सभी के विषयों के साथ हमारे ज्योग्राफी का एक संबंध है। और इसके कारण इसको कहा है कि आप ये जो चित्र 1.1 है उसको अपने याद के लिए क्या कीजिए कि आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए। तो हम लोग शॉर्ट में उसको देखा, पिछले दिन हम लोग उसका एक अलग नोट्स टाइप का भी बनाए थे। अब देखिए इसमें, इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंत शिक्षण इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। अंतच्छिन्न इसको लिखा गया है, यानी इंटर डिसिप्लिनरी, यानी इससे यह स्पष्ट होता है किससे, उस रेखा चित्र से, कि हमारा जो भूगोल है इसका जो अध्ययन है एक क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी विषय है। इंटर डिसिप्लिनरी विषय का मतलब है कि इसके अंदर वे सभी विषय समाहित है ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर। तो इससे इस रेखा चित्र से यही स्पष्ट होता है। अब आगे देखते हैं कि इतने सारे विषय इस भूगोल के अंदर समाहित है, तो प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। अब प्रत्येक जितना भी विषय है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन को हम क्या करते हैं, कुछ उपागमों के अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम इसके उपागम को देखेंगे कि किस किस उपागम के अनुसार हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। एक है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध, यानी भूगोल को का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसका हम अध्ययन करेंगे, जहाँ तहाँ से हम नहीं पढ़ लेंगे। तो विषय जो है इसमें वस्तुगत होगा और ये क्रमबद्ध होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। उसके बाद ये दूसरा उपागम है प्रादेशिक, यानी प्रादेशिक का अर्थ हुआ कि हम क्षेत्रवार पढ़ेंगे। यानी मान लीजिए कि ये आपका बिहार का क्षेत्र है तो बिहार का भूगोल क्या कहता है, फिर पश्चिम बंगाल का भूगोल क्या कहता है, फिर मान लीजिए दूसरे देश का भूगोल क्या कहता है। यानी हर क्षेत्रों का जो भूगोल है उसका जो भी विषय है उसको हम बिल्कुल वस्तुगत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, प्रादेशिक स्तर पर इसका, हम क्षेत्रीय स्तर पर इसका अध्ययन हम करेंगे। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अध्ययन की दृष्टि से भूगोल के किसके दृष्टि से, तो इसको अगर कहा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से भूगोल के कितने उपागम होते हैं।
अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भूगोल के दो उपागम होते हैं। एक है विषय वस्तुगत होता है, यानी क्रमबद्ध होता है। जो भी विषय इस भूगोल में शामिल होता है वह सिस्टमेटिक होता है, एक क्रम में होता है। और दूसरा इसका उपागम क्या है? तो दूसरा उपागम है प्रादेशिक, यानी क्षेत्रवार। हर क्षेत्र का हम जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं। अब विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। अब भूगोल का जो ये विषय वस्तुगत उपागम है वह कैसा उपागम है? ये भूगोल का वही उपागम है जो कॉमन ज्योग्राफी का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट 1769 से 1859, यानी 1769 से 1859, यानी कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जर्मनी के ये ज्योग्राफी के विद्वान थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनका नाम याद रखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जन्म होता है 1769 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1859 ईस्वी में, यानी लगभग ये 90 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, इनके द्वारा प्रवर्तित ये किया गया कौन चीज़? यह जो दोनों उपागम है, ये जो दोनों उपागम है भूगोल के अध्ययन के जो दो प्रमुख उपागम है, एक जो है विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक। इस दोनों उपागम का जो प्रवर्तन है इसका प्रवर्तन किसने किया था? इसका प्रवर्तन जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। 1769 में इनका जन्म हुआ था, 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ये जबकि नहीं, ये एक का बात हो रहा, ये किसका बात हो रहा है? ये विषय वस्तुगत उपागम का, इसका प्रवर्तक थे ये। ध्यान दीजिएगा, भूगोल के अध्ययन के जो दो उपागम आपको दिया गया है, एक है विषय वस्तुगत जो क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिक तरीके से इसका अध्ययन आपको किया जाता है इस उपागम के अंतर्गत भूगोल का, और दूसरा प्रादेशिक स्तर पर है। तो इसमें से पहला वाला जो है विषय वस्तुगत उपागम जो क्रमबद्ध होता है, इसको दिया है, इसका प्रवर्तन किया है जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनका जन्म 1769 में होता है और 1859 में मृत्यु होती है। जबकि प्रादेशिक भूगोल जो है, ये सेकंड वाला जो उपागम देख रहे हैं प्रादेशिक उपागम, इससे का विकास हम्बोल्ट के समकालीन, इन्हीं के समकालीन यानी इन्हीं के टाइम पीरियड में एक दूसरा जर्मन भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है कार्ल रीटर। इनका 1779 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगर देखा जाए तो इनसे लगभग कितना 69 और 10 79, लगभग 10 साल बाद में इनका जन्म हो रहा है। किनका? कार्ल रीटर का। और दोनों जर्मनी के हैं। और 1859 में इनकी भी मृत्यु होती है और इसके द्वारा किया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भूगोल के अध्ययन के जो दो उपागम है उसमें एक क्वेश्चन पूछ देगा कि विषय वस्तुगत, इसी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्रमबद्ध सिस्टमेटिक उपागम का, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ देगा उपागम का प्रवर्तन किसने किया, ये इससे एक क्वेश्चन बन रहा, ये किसने किया। यानी भूगोल के अध्ययन के दो उपागम बताए गए हैं। एक उपागम है विषय वस्तुगत, तो उसी विषय वस्तुगत जो उपागम है इसका प्रवर्तन किसने किया, तो इसका प्रवर्तन हम लोग याद रखेंगे कि जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। और जो दूसरा भूगोल के अध्ययन का स्टडी ऑफ ज्योग्राफी का जो दूसरा उपागम है, तो जिसको कहा जाता है प्रादेशिक उपागम, तो उसका प्रवर्तन किसने किया था,
वो भी जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता थे, लेकिन इनका हमबोल्ट का समकालीन था, इन्हीं के समय ये भी जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और इनका नाम था कार्ल रीटर। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये मृत्यु दोनों की एक ही साल होती है। 1859 में ही अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की भी मृत्यु होती है और कार्ल रीटर की भी मृत्यु 1859 ईस्वी में ही होती है। लेकिन 10 साल पहले इनका जन्म होता है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट का, यानी ये कार्ल रीटर से 10 साल बड़े हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा ये समझना होता है, इसको गौर से अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा लाइन है, हम नोट्स की बात कहते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें आप इसको छोड़ सकते हैं। जिस वर्ड को भी स्किप कीजिएगा वो कंटेंट आपसे छूट जाएगा। तो आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा जो इसका स्टेंजा है, उसको यहाँ से देखिए। ये क्या हो गया? हाँ चलिए, यहाँ से इस पर ये मक्खी वगैरह के बैठ जाने से इस तरह का हो जाता है, ये कीड़ा वगैरह बैठ गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब एक कोई भी कंटेंट्स एक सिंगल ले लेना, विषय वस्तु उपागम, जिसका जर्मन भूगोलवेत्ता क्या नाम था उनका, हमबोल्ट साहब थे, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये नाम इधर याद रखिए, बार बार ये नाम आएगा, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। तो इन्होंने क्या किया था, विषय वस्तु उपागम का प्रवर्तन किया था भूगोल के अध्ययन के लिए। तो विषय वस्तु उपागम में क्या होता है कि एक कंटेंट्स अगर हम उठाते हैं, एक तथ्य अगर उठाते हैं, तो उसका पूरे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। अब एक तथ्य के रूप में हम क्या उठा सकते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत जिस किसी भी चीज़ का, जैसे हम नदियों का अध्ययन करते हैं, तो नदियाँ क्या हो गया, एक कंटेंट्स हो गया। तो पूरे विश्व भर के नदियों का हम उसमें अध्ययन करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइज, और बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से करेंगे। एक क्रमबद्धता होगी। जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो पूरे विश्व की नदियों को पढ़ लेंगे। जब हम मरुस्थल को पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पूरे वर्ल्ड के जो मरुस्थल है, विश्व के जो मरुस्थल है, उसको पढ़ लेंगे। तो ये मरुस्थल जो हुआ, या फिर पर्वत हुआ, नदियाँ हुई, ये सब क्या हुआ, ये सब तथ्य है, ये सभी तो कंटेंट्स है। तो इसका यही कहना है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट का, विषय वस्तु उपागम का अर्थ उन्होंने क्या बताया है। क्योंकि विषय वस्तु उपागम का प्रवर्तन किया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने, और इन्होंने क्या कहा कि विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य के रूप में हम नदियाँ या कोई भी भूगोल के अंदर जिस किसी भी तथ्य का हम अध्ययन करते हैं, जिस किसी भी कंटेंट्स का अध्ययन करते हैं, तो जब उस कंटेंट्स को उठाएंगे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व भर के उस कंटेंट्स को हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। यही बात इनको कहना है कि विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ये एक लाइन का हम पूरे कंटेंट्स को क्लियर किया। दूसरा देखिए, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्षेत्रीय जो स्वरूप होता है, जैसे एक क्षेत्र की बनावट आप देखिए पृथ्वी का, दूसरे क्षेत्र की बनावट देखिए, कहीं पर गर्मी है, कहीं ठंडक है, कहीं ऊंचा उठा हुआ पहाड़ है, कहीं नदियां हैं और कहीं झील है।
तो इतने प्रकार के जो हम क्षेत्रीय स्वरूप देखते हैं, तो इन स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान इसमें की जाती है। मतलब हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे, मतलब वर्गीकृत उसको कर लेंगे। जैसे हम मरुस्थल को अगर पढ़ रहे हैं तो मरुस्थल की जो स्वरूप है, स्वरूप यानी उसके बनावट के हिसाब से क्या करेंगे कि जैसे नदियां हैं तो उसका बहाव किधर है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहाँ से वह निकलती है, कहाँ जा कर के गिरती है। अब मान लीजिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम एक जगह अध्ययन कर लेंगे कि वह कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर के गुजरती है। तो यही बात इसका कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय जो उसका बनावट है उसको हम पहले वर्गीकृत कर लेंगे, और वर्गीकृत जो करके उसके जो भी प्रकार होंगे उस तथ्यों का उसका हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। उदाहरण यहाँ दे रहा है के लिए, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये नेचुरल जो आप देख रहे हैं प्लांट्स है, जो प्राकृतिक तरीके से जो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम, हालांकि उगता तो वह प्राकृतिक तरीके से है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी हम लोग क्या करते हैं कि बीज डालते हैं, हल से जोत करके फिर उसकी सिंचाई करते हैं, तो फिर उसको बनाती प्रकृति है। लेकिन अपने आप अगर वनस्पति कोई उग गई है तो उसको हम प्राकृतिक वनस्पति के रूप में उसको समझेंगे। तो उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का हम के अध्ययन में रुचि रखता है, मान लीजिए किसी को अध्ययन है कि प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका हम अध्ययन करें, उसमें अगर उसको मज़ा आता है, उसका इंटरेस्ट है अगर किसी व्यक्ति का, तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। तो जिस प्राकृतिक वनस्पति में किसी व्यक्ति की रुचि होगी, वह व्यक्ति उस प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन विश्व स्तर पर करेगा। ये बात है आपको कहा जाता है विषय वस्तुगत उपागम में। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण हम उसका करेंगे। अब हम इस प्राकृतिक वनस्पति, हम कोई प्राकृतिक वनस्पति में हमें कोई रुचि है, तो फिर क्या करेंगे कि विश्व स्तर पर हम उन वनस्पतियों को मान लीजिए भारत में जो वह वनस्पति है वह किस प्रकार से उसके पत्ते हैं, उसकी लंबाई कैसी है, उससे किस तरह के फल निकलते हैं, या फिर दूसरे क्षेत्र में जो वही वनस्पति है वहाँ पर उससे क्या उत्पन्न होता है, उसका क्या स्वरूप होता है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको हम वर्गीकृत कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन। अब विषुवत रेखा को आप देखेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा है, जहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं उसका सीधा प्रकाश जो है पड़ता है आपको पृथ्वी के बीच वाले भाग में, और उसी लाइन को, उसी रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वहाँ पर आपको सदाबहार वन होते हैं। तो हमने क्या किया कि एक वनस्पति को सदाबहार वन में हमने वर्गीकृत कर लिया। दूसरा देखिए, नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन। अब कुछ लकड़ी ऐसे होते हैं, कुछ वनस्पति ऐसे होते हैं जिसके लकड़ी बहुत नरम प्रकार के होते हैं, कोनधारी वन होते हैं। कोनधारी वन का मतलब है कि वो कोन टाइप का वो आकार होता है उसका। तो उसके बाद अथवा मानसूनी वन, अथवा ये आपका देखें कौन सा था, ये विषुवत रेखीय वन। हम वर्गीकरण किस में कर रहे हैं, जैसे एक हो गया विषुवत रेखीय सदाबहार वन, दूसरा हो गया नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन, अथवा मानसूनी वन। मानसूनी वन जहाँ पर बहुत अधिक बरसात होती है इत्यादि की पहचान हम कैसे करेंगे, जब हम इन वनस्पतियों को, जब हम इन वनों को वर्गीकृत करेंगे कि कौन सा सदाबहार वन है, कौन सा नरम लकड़ी वाले कोनधारी वन है और कौन जो है मानसूनी वन है। तो हमने यहाँ 3 भाग में यहाँ उसका बांटा,
और उनका विवेचन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे उन वनों का कि और उस तथा उसका सीमांकन करना होगा, उसका एक लिमिटेशन तय करना होगा कि आखिर पृथ्वी के किस हिस्से में इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं और आखिर कौन सी परिस्थितियां होती है जिसके वजह से इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। अब चलिए दूसरा जो उपागम है, प्रादेशिक उपागम, इसका जो आविष्कार है, इसका जो प्रवर्तन है, ये दूसरा जो है भूगोल के अध्ययन का उपागम है। तो इसको भी क्या किया था, जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता ने इसका प्रतिपादन किया था इस प्रादेशिक उपागम का, और उसमें उन्होंने बताया था प्रादेशिक उपागम में कि विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। पूरे वर्ल्ड को हम क्या करते हैं कि अलग अलग अनुक्रम में हम उसको, उसके जो क्षेत्र होते हैं, विश्व के जितने भी क्षेत्र है, प्रदेश है, उन प्रदेशों को हम एक क्रम में उसको विभाजित करते हैं पहले, और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। और कोई एक विशेष क्षेत्र को हमने ले लिया, पहले क्या किए कि पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को हमने क्या किया कि एक पदानुक्रम के स्तर में उसको विभाजित किया, एक पदानुक्रम स्तर में हमने उसको विभाजित किया। जैसे यह एक क्षेत्र हो गया, एक दूसरा क्षेत्र हो गया, एक तीसरा क्षेत्र हो गया, इस तरह से पूरे विश्व को बांटा। और बांटने के बाद हमने क्या किया, और फिर एक विशेष प्रदेश, उसमें से कोई खास प्रदेश को आप उठा लिए और वहाँ पर की जितने भी भौगोलिक तथ्य है, वहाँ की मानसूनी स्थिति क्या है, वहाँ के तापमान की स्थिति क्या है, वहाँ के मिट्टी की बनावट किस प्रकार की है, वहाँ पर पर्वतों की स्थिति क्या है, वहाँ रेगिस्तान की स्थिति क्या है, वहाँ हवाओं की स्थिति क्या है। तो जो भी भौगोलिक तथ्य है उसका हम अध्ययन करेंगे एक विशेष क्षेत्र का। पहले तो कई क्षेत्रों में हम बांटेंगे विश्व के प्रदेशों को, और उसके बाद किसी विशेष क्षेत्र के जितने भी भौगोलिक स्थिति है सबका हम अध्ययन करेंगे। ये प्रदेश जो होगा प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। अब ये प्रदेश जिसका चुनाव आप करेंगे कि हम इसके जो भौगोलिक जितने भी तथ्य है उसका अध्ययन करना है, तो ये प्रदेश आपको प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक का अर्थ हुआ कि वह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, यानी हम आप ले सकते हैं जैसे पर्वत पहाड़ों को भी ले सकते हैं। दूसरा राजनीतिक भी हो सकता है, जहाँ पर एक हम राजनीतिक स्तर पर उसको विभाजित करेंगे। जैसे भारत है, तो भारत में क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर एक राजनीतिक है जो इसका मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र का अर्थ हुआ कि जितना बड़ा जो हमारा अभी भारत का भूभाग है, जहाँ पर हमारा संविधान लागू होता है, जहाँ हमारा कानून लागू होता है, वो क्या है, हमारे राजनीतिक प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तो ये प्राकृतिक प्रदेश भी हो सकता है, राजनीतिक प्रदेश भी हो सकता है, या कोई नामित प्रदेश भी हो सकता है। तो इस तरह से एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। अब एक प्रदेश में आप जब उसके तथ्य का अध्ययन करेंगे तो उसके जितने भी समग्र चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ की नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान, हवा, तापमान, वर्षा की स्थिति, इसका यहाँ से हम इसको विविधता में एकता की खोज करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। विविधता में एकता की अर्थ हो गया कि अब भारत के ही आप ले लीजिए कि हमारा भारत एक राजनीतिक प्रदेश, तो भारत एक राजनीतिक प्रदेश है। तो भारत में आप देखेंगे तो भारत के कुछ हिस्सों में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर बहुत अधिक ठंडक पड़ती है। आप दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप चले जाइए तो वहाँ पर आपको जो मौसम की स्थिति है, जो मानसून की स्थिति है, कुछ अलग प्रकार की है, बरसात की स्थिति। और उत्तर भारत के मैदानों में आ जाएंगे तो यहाँ के जो वनस्पति है, यहाँ के जो आपको धरातल का जो स्वरूप है, वो यानी पूरे हम अगर पूरे जो भारत का राजनीतिक क्षेत्र है, इसके सभी अगर तथ्यों का, सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करें
तो अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे, समग्र रूप से इसका अध्ययन करके, और इतनी सारी जो हमें भिन्नता दिखाई देगी उसी में हम एकता को खोजने का प्रयास करेंगे। मतलब एक चीज़ पूरे भारत में क्या है, एक समान चीज़, एक भौगोलिक समान तथ्य क्या है इस भारत के अंदर। तो इसी बात को लिखा है कि हम किसी भी प्रदेश का में क्या करेंगे कि तथ्यों का जब अध्ययन करेंगे तो समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। अब चलिए, द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। अब भूगोल की एक विशेषता दे रहा है द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में हम क्या देखेंगे कि इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद का भूगोल विषय में शुरू में ही इसका परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद, जिसको हम द्विधा कहते हैं, अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। अगर हम द्वैतवाद का अध्ययन करते हैं तो जो महत्वपूर्ण पक्ष है उस पर ये निर्भर करता है आपको द्वैतवाद का अध्ययन। अब नेक्स्ट देखिए आगे इसमें क्या लिखता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे। पहले के विद्वानों की बात हो रही है। पहले जो भूगोल वेत्ता थे वो भौतिक भूगोल पर बल देते थे। भौतिक भूगोल का अर्थ हो गया कि जो इस पृथ्वी की जो बनावट है, जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देती है, जैसे नदियाँ भौतिक भूगोल का एक तथ्य होगा, आपको मिट्टी भौतिक भूगोल का एक तथ्य होगा, हवा, पानी, आपको रेगिस्तान, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। तो ये पर्वत, रेगिस्तान, हवाएं, वर्षा, उसके बाद आपको मिट्टी, धरातल की जो स्थिति है, तो तापमान, ये सब क्या है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन जो है पहले के विद्वान भूगोल में करते थे और भूगोल में जो है इसी भौतिक भूगोल पर बल देते थे। इसका मतलब हुआ कि अभी हमने जो आपको बताया, रेगिस्तान या आपको जलवायु हो गया, या फिर आपको जो पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये सब भौतिक भूगोल में इन्हीं सब चीज़ों का तो अध्ययन करते हैं। तो पहले के विद्वान इन्हीं सब चीज़ों का भूगोल में अध्ययन करते थे। तो इसलिए क्या इसमें लिखा है एनसीईआरटी ने कि पहले के जो विद्वान थे वो भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। अब मानव जो है इस प्रकृति का एक बहुत ही अनिवार्य अंग है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है इसका। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। मनुष्य ने क्या किया है, इस पृथ्वी पर एक कल्चर डेवलप किया है, एक सांस्कृतिक विकास के माध्यम से मानव ने क्या किया है कि इस पृथ्वी पर योगदान दिया है। इस प्रकार जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, अगर एक तरह से देखा जाए तो एक शाखा हमको भूगोल का नज़र आ गया, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी भी हम कह सकते हैं, और पहले के विद्वान जो थे वह भौतिक भूगोल पर ही बल देते थे। और एक दूसरा ब्रांच हमें दिख गया, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर मानव नहीं रहे, क्योंकि मानव एक अनिवार्य अंग है, एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण अंग है इस प्रकृति का, जिसने क्या किया है, इससे पृथ्वी पर एक सांस्कृतिक विकास किया है। अपने क्रियाओं के क्रियाओं पर बल देने के साथ क्या हुआ, चूँकि सांस्कृतिक विकास किया है, इसलिए उसके अंतर्गत हम मानव भूगोल को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक दूसरा हमारे पास शाखा आ जा रहा है, मानव भूगोल। इसको इतना देर जो हम लोग अभी तक इस पर बहस किए इस पैराग्राफ में, इसका निष्कर्ष यही निकला
कि हमें 2 जर्मन भूगोलवेत्ता का नाम याद रखना है और भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम जो है वो आपको याद रखना है। विषय वस्तु उपागम, जिसमें क्या होता है कि हम विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, और दूसरा प्रादेशिक आपको 2 उपागम था, जिसमें से दोनों उपागम का जो प्रवर्तन है वह जर्मनी के जो 2 भूगोलवेत्ता थे, एक का नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरा जो थे जिनका नाम क्या था, दूसरा जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे उनका क्या नाम था, आप देख लीजिए यहाँ पर। दूसरे का नाम था कार्ल रीटर। कार्ल रीटर, ये 2 नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसका अगर कहा जाएगा कि नोट्स बताइए, तो हम एक लिखेंगे कार्ल रीटर। इन्होंने भूगोल के किस उपागम को दिया था, प्रवर्तन किया था, तो भूगोल के प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किया था। और 1779 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1859 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्या थे, तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उसी तरह से ये तो दूसरा वाला है, पहला जो था उनका नाम क्या था, एक भूगोलवेत्ता थे जर्मनी के जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये इनसे 10 साल बड़े थे, यानी इनका जो जन्म है 1759 ईस्वी में होता है, 69 ईस्वी में होता है और 1859 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये भी क्या थे, ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये 2 नाम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम हमें याद रखना है। और उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये क्या दिया था, तो भूगोल के अध्ययन का जो विषय वस्तु उपागम है इसका प्रवर्तन किया था। और ये जो कार्ल पीटर थे, इन्होंने भूगोल के अध्ययन के लिए जो प्रादेशिक उपागम है इसका प्रवर्तन किया था। तो मुख्य रूप से अभी तक हमने इतना कंटेंट्स देखा, और उसके बाद आगे चल कर के हमने देखा कि ये पहले जो है भूगोल का कौन सा शाखा था, पहले के जो विद्वान थे वह भौतिक भूगोल पर, फिजिकल ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एक शाखा हमारे सामने आ जा रहा है भौतिक भूगोल। और उसके बाद के जो विद्वान है, तो चूँकि देखा कि मानव जो है वह इस प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है, और इसलिए मानव ने एक सांस्कृतिक विकास किया है इस पृथ्वी पर, तो इसलिए एक दूसरा ब्रांच यहाँ पर आ गया जिसका नाम है मानव भूगोल। तो इस तरह से और भी भूगोल की बहुत सारी शाखाएँ आएंगी, लेकिन हम मानव भूगोल और भौतिक भूगोल अभी तक हमने जो अध्ययन किया उससे 2 शाखाओं को हमने प्राप्त किया। अब हम आगे देखते हैं इसको। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, रेखा चित्र को। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका उस समय वहीं तक था, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आ गया पूरा क्लियर भूगोल की शाखाएं। तो देखते हैं ये कितना बड़ा है, ये क्लियर होगा या इसमें टाइम लगेगा, या देख लेते हैं, इसको खींचते हैं। देखिए भूगोल की शाखाएं, अब विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध दोनों एक ही बात है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रवर्तन जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। तो ये एक उपागम है, उपागम भूगोल की शाखाएं हैं। ये विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर हम भूगोल की शाखाओं को देख रहे हैं, और प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी हम लोग भूगोल के शाखाओं को देखेंगे। तो पहले इसके आधार पर देखिए, तो एक शाखा आ गया भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो भू आकृति विज्ञान को पढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान यानी पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की
जो संरचनाएं हैं इस पृथ्वी की, इस ज़मीन की जो अलग अलग संरचनाएं हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर पठार है, कहीं पर्वत है। तो ये ज़मीन की जो आकृति अलग अलग प्रकार की है, इसका हम मुख्य रूप से भौतिक भूगोल में अध्ययन करेंगे और उसके साइंस, उसके विज्ञान को जानेंगे। इस भू आकृति विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण था कि कहीं की मिट्टी बहुत मुलायम हो गई, और क्या कारण था कि कहीं पर पहाड़ जैसा एक कहा जाएगा कि एक बंजर पथरीली जो है से वही मिट्टी एक पत्थर का रूप किस तरह से धारण कर लेता है, उसके वैज्ञानिक कारण को हम जानेंगे। यानी साइंटिफिक तरीके से जो ये ज़मीन की आकृति है उसका अध्ययन हम इस भौतिक भूगोल में करेंगे। तो भू आकृति विज्ञान में क्या आएगा, या भू आकृतियों यानी ज़मीन की जो आकृति है उनके क्रम विकास, किस तरह से उनकी आकृति में बदलाव होता गया, एवं जो संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है इसमें भू आकृति विज्ञान में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी भू आकृति बनने में एक बार में तो उस तरह का भू आकृति बना नहीं है, क्रमिक रूप से उसका विकास हुआ है और तब जा कर के कोई किसी तरह की एक भौगोलिक संरचना बनी है, भू आकृति बनी है। तो उसको बनने में जितनी भी प्रक्रियाएं हुई है, प्रोसेसेस हुई है, उन प्रोसेसेस का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम पहला जो अध्ययन करेंगे वह ज़मीन की आकृति के साइंस को पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि जलवायु विज्ञान। अब जो मौसम है, क्लाइमेट है, उसके साइंस को पढ़ेंगे। या कि क्या कारण है कि इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं, यानी दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो जलवायु पाए जाते हैं, क्लाइमेट पाए जाते हैं, उसके विज्ञान को पढ़ेंगे हम। तो ये भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही आएगा, जलवायु विज्ञान भी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में, वायुमंडल की संरचना के बारे में। उसके बाद मौसम का अध्ययन करेंगे, जलवायु के तत्वों का अध्ययन करेंगे। जलवायु अगर किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु अगर किसी अलग प्रकार की है और एक दूसरे क्षेत्र की जलवायु अगर अलग प्रकार की है, तो उसका क्या कारण है, उनके उसमें कौन कौन से तत्व है जिसके कारण यहाँ की जलवायु अलग हो जाती है और दूसरे जगह की जलवायु, दूसरे जगह का क्लाइमेट अलग प्रकार का हो जाता है। तो उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु जो है ये कितने प्रकार के हैं तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है और किस प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पहले भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लाइमेट साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसमें हम सीखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि किसी क्षेत्र की जलवायु अलग तरह की है और फिर दूसरे क्षेत्र की जलवायु अलग तरह की है। और उसमें इसका जब अध्ययन करेंगे तो उसमें वायुमंडल के बनावट का, मौसम का, उसके बाद जलवायु के जो तत्व है, जलवायु के जो प्रकार है और किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक हो गया भू आकृति विज्ञान, दूसरा हो गया जलवायु विज्ञान, तीसरा आएगा इसमें जल विज्ञान, वाटर साइंस। यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है। जब हम जल विज्ञान को पढ़ेंगे, जब वाटर साइंस को पढ़ेंगे, तब उसमें हम जानेंगे कि ये जो धरातल का जल है, ये चारों तरफ जो धरातल पर जो चारों तरफ जो ये जल पाए जाते हैं, उसमें क्या है, कुछ समुद्री जल है, कुछ नदियों के जल है, कुछ झीलों के जल है और कुछ जलाशयों के जल है। ये सारे जल जो है सम्मिलित होंगे धरातल के जल परिमंडल में। धरातल के जल परिमंडल में क्या होगा कि समुद्र के जल, नदी के जल, झील के जल और जलाशय के जल, ये सभी प्रकार के जल इसमें सम्मिलित होंगे तथा उसका मानव सहित देखिए, इसको आगे बढ़ाया होगा,
मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। यानी इसमें हम जो जल का मानव के जीवों पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है और उन जीवों के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है जल का, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और भौतिक भूगोल में जो चौथा पाठ होगा वो होगा मृदा भूगोल, यानी मिट्टी की बनावट या मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं। कोई भी जो मिट्टी बनी है, जैसे काली मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो कई प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इन मिट्टियों के निर्माण की क्या प्रक्रियाएं रही है, किन प्रोसेसेस के कारण, किन प्रक्रियाओं के कारण इतने प्रकार के मिट्टियों का निर्माण हुआ है, इसका अध्ययन हम मृदा भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और मिट्टी को हम प्रकारों में बांटेंगे, उनका उत्पादकता स्तर पढ़ेंगे कि आखिर उनका किस प्रकार की मिट्टी में कितना उत्पादन होगा, किसमें अधिक उत्पादन होगा, किसमें कम उत्पादन होगा, यानी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, उत्पादकता स्तर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उस मिट्टी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कितने दूर तक के क्षेत्रों में है, इस तरह के किस प्रकार के मिट्टी का वितरण कितने क्षेत्रों में है, और उसका उपयोग और उस मिट्टी का क्या उपयोग है, इसका अध्ययन से संबंधित है ये मृदा भूगोल। तो इस तरह से हमने भौतिक भूगोल का जो पहला पार्ट हमने देखा, और उसमें एक चीज़ हमने कितने पार्ट्स में बांटा। एक है हमारा मृदा भूगोल जो अंतिम है। सबसे पहले कौन सा भूगोल था इसमें, भौतिक भूगोल में? भौतिक भूगोल की जो पहली शाखा हम लोग पढ़ रहे थे, ये भौतिक भूगोल। इसमें पहला था आपको भू आकृति विज्ञान, दूसरा था जलवायु विज्ञान, तीसरा था जल विज्ञान, और चौथा है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, इसमें विभिन्न प्रकार की जो मृदा है, मिट्टी है, उसके बनने के क्या कारण है, विभिन्न प्रकार के मृदा के बनने के, मिट्टी के बनने के, और किस प्रकार के मृदा में, किस प्रकार के मिट्टी में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, और किस प्रकार के मृदा में अधिक उत्पादन होता है, और किस प्रकार की मृदा में, मिट्टी में कम उत्पादन होता है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मृदा भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो इस तरह से हमने भूगोल की जो शाखाएं पढ़ा, उसमें भौतिक भूगोल के बारे में हमने इतना देखा, और उसके बाद ये सब पूरा का पूरा लाइन कंटेंट्स है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगले दिन के लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। और आज हम यहीं पर आपका जो ये क्लास 11th ज्योग्राफी का लेक्चर है, यहीं पर हम आपको समाप्त करते हैं। बीच बीच में जो हम लिखे हैं उसको भी आप एक शॉर्ट्स की नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं, ताकि उतना को भी देखेंगे और वीडियो को बार बार देखते रहेंगे, तो अगर आपको वो शॉर्ट की याद रहेगा ना, तो उस पूरे कंटेंट्स को आप समझ पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और पुनः आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपने दूसरे स्कूल के भी जो मित्र हैं और जो बाहर के भी रिश्तेदार हैं, तो उन सभी के बीच जो है चैनल को शेयर कीजिए, और उनसे भी आग्रह कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।